हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इन दोनों का डिफरेंस बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस केस में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि कर्व्स देख के सबसे बड़ी बात है हमारे स्टूडेंट्स की क्या मेंटालिटी हो गई और टीचर्स की भी है। देखिए, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खुद टीचर हूँ। लेकिन अभी क्या है ना, स्टूडेंट अगर थोड़ा सा ढील देते हैं कि सर कर देख के डर लग रहा है, सर भी बोल देता है छोड़ दो यार, थ्योरी रट के चल जाना, लिख के चलाना, जो होगा देखा जाए, जय माता दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सर, आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो टॉपिक्स है एटलीस्ट पढ़ नहीं पाए कोशिश करो समझने की, एक जगह नहीं दूसरे रिसोर्सेज यूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अवेलेबिलिटी बहुत सारी चीज़ें एक बुक में अगर नहीं समझ में हो सकते, उसके टफ लैंग्वेज है, लेकिन दूसरे बुक से ट्राई करो। भाई मैं भी तो वैसा नहीं था, मैं कौन सा पैदा हुआ सारे चीज़ सीख के, लेकिन इवोल्यूशन कैसे होते हैं आपको प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहनी होगी। तो एक हुआ शिफ्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है आपके क्लास 11 में भी हो, किसी किसी बोर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कौन से पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं। कोई कोई आपका क्लास 12 में भी आते हैं, ठीक है, ये ग्रेजुएशंस में भी आते हैं, कुछ मास्टर्स के भी पार्ट में आ जाते हैं, कुछ यूजीसी नेट जो देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के उनके लिए भी आते हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं कॉम्पिटिटिव के। तो ये कोई हल्का टॉपिक नहीं है, इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्किप करने से बेटर है अपने इस चीज़ को समझे। ओके, तो एक हुआ अपना शिफ्ट, ठीक है, एक हुआ मूवमेंट। बहुत इजी से लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व और एक हुआ मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पहले एक से पकड़ के हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आपने देखते हैं ये डिमांड, तो अपने को पता ही है, बेसिक्स तो आते ही होंगे, नहीं आते होंगे तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो अभी फॉर एग्जांपल ये अपना एक प्राइस पॉइंट पे, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, प्राइस मैंने एक रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक डिमांड रखा है। तो शिफ्ट में हमेशा क्या होगा, कुछ चीजें का ध्यान रखिएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लिख के रख लो। ये शिफ्ट में जब भी शिफ्ट इन डिमांड कर्व होंगे कभी भी प्राइस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज है, ये कर्व, ओके, एक प्राइस पे अपना एक कर्व तैयार हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मे बी ड्यू टू एनी रीजन अपना प्राइस तो सेम रहा बट डिमांड चेंज हो गया। ये कैसे सिचुएशन हो सकते हैं, सिचुएशन तब अराइज होंगे जब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड काम करेंगे। डिमांड के पहले टॉपिक्स याद है ना, नहीं याद है तो मैं थोड़े से हिंट्स दे देता हूँ। जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम, अगर हमारे इनकम चेंज हो गए, सर अमीर हो गया सर, पैसे बहुत आ रहे हैं, तो उस केस में क्या हुआ कि अपना परचेजिंग पावर बढ़ गया, ठीक है, खरीदने की क्षमता बढ़ गई। तो उस केस में क्या होगा, अपना डिमांड बढ़ जाएगा, सेम प्राइस सेम रहेंगे। अब देखिए 10 रुपए के बिस्लेरी के बॉटल जो है वो 10 के ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन क्या है, पैसे आने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा भी प्यास लग गया तो चल भाई 10 का एक बिस्लेरी ले ले, तो ये अपना डिमांड बढ़ जाएगा फॉर एडिशनल यूनिट। तो उस केस में क्या होगा, अपना सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गया, है ना, और ये कर्व तैयार हो गया। अभी वेट, हाँ, अभी आगे अभी बहुत कुछ सीखना है, ये इतने पे नहीं है। तो एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, प्राइस के अलावा यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्राइस छोड़ के सारे फैक्टर्स आएंगे। एक इनकम आ गया, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया आपका मान के चलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब बिस्लेरी का सब्स्टिट्यूट क्या है, सबसे क्लोज सब्स्टिट्यूट किनले, ठीक है। अब किनले वो भी पानी दे रहा है, ये भी पानी दे रहा है। अब किनले में क्या हुआ, किनले का अगर यहाँ पे
बिस्लेरी और किनले में अगर डिफरेंस देते हैं, ठीक है, तो अगर ये 10 का है, ये भी 10 का है, तो क्या होगा, कोई टक्कर नहीं। अगर ये 10 का है और 11 का हो गया तो किनले का कस्टमर अपने पास आ जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। वो किनले वो बोलेगा तो प्यास ही तो मिटाना है, 1 रुपये ज़्यादा क्यों लेगा भाई, वो दोनों में मिनरल वाटर है, दोनों सेम डिमांड सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों नीड्स अपना सेम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, किनले का कस्टमर बिस्लरी के पास आ जाएंगे। तो अभी क्या है, इसका तो प्राइस चेंज नहीं हुआ ना, तो सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गए, देखिए अब डिमांड बढ़ गया ना, है ना, तो ये एक हुआ। फिर हुआ सब्स्टिट्यूट के साथ क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री, अब फॉर एग्जांपल मैंने पानी का बॉटल लिया और एक 3 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट लिए, ठीक है, बहुत फेमस है। तो 3 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट खाने के बाद मुझे फिर से प्यास लगेगा, ठीक है, फिर मैं पानी पीऊँगा। तो ये अब मान के चलो अगर वो बिस्किट का दाम कम कर दिया, ठीक है, 3 के जगह मान के चलो 2 रुपये, सर 2 रुपये में क्या दे, मान के चलो भाई, मानने में क्या आता जाता है, 3 के जगह 2 रुपये हो गए, या बोलो 3 में सेम में क्वांटिटी बढ़ा दिया, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवली अगर वो चीज़ चीपर हो गए तो क्या होगा, हम उसका ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तो ज़्यादा खाएंगे, फिर से प्यास लगेगा, फिर डिमांड फॉर बिस्लरी इंक्रीज करेगा सेम प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हुआ। फिर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मीनिंग आप समझ लो, अपने सोसाइटी में या अपने इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में अपने बहुत वेरियस मिक्स ऑफ पॉपुलेशन रहते हैं। मिक्स ऑफ पॉपुलेशन मतलब रीजन वाइज, रिलीजियन वाइज, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। रीजन, रिलीजियन, एज कैटेगरी, मेल फीमेल, ठीक है, जेंडर कौन से है, ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग उसके डिमांड्स उस प्रोडक्ट के आएंगे। अब फॉर एग्जांपल अपने मान के चलिए एक बच्चे के भी डायपर आते हैं, अडल्ट भी आते हैं। अगर जिस सोसाइटी में अडल्ट अगर ज़्यादा है तो उस सोसाइटी में डिमांड फॉर अडल्ट डायपर विल इंक्रीज एट सेम गिवन प्राइस पॉइंट, है ना। तो अब क्या हुआ, अब वो सेम चीज़ अगर किड्स के केस में हुआ, न्यू बॉर्न के केस में अगर प्राइस सेम है डायपर के और बच्चे ज़्यादा जन्म होने लगे, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज करेगा एट सेम गिवन प्राइस, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मैं सारे में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, सबके बुक्स में या सबके मटेरियल्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये आप लोग सर्च कीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो इन सब चीज़ों को बहुत सारे टाइप्स आते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, अपना डिमांड इफेक्ट करेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा लेकिन, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में अपना डिमांड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से ये जो अपना कर्व था, ये सबसे पहला कर्व, ये कर्व यहाँ से शिफ्ट होके इस तरफ शिफ्ट हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अपने शिफ्ट कहाँ से हुआ है, ये देखने के लिए एक छोटा सा कैरेक्टर बनाते हैं, पपलू जी। पपलू कौन है, ये पपलू बीच में खड़ा है, ठीक है, ये जो हेड है ना, ये मान के चलो अपना सेंटर पॉइंट था, ओके। तो ये जो पपलू है अपना सेंटर में खड़ा है, तो ये सबसे पहला अपना डिमांड कर्व था, ओके। तो इसके बाद क्या हुआ अपना, तो यहाँ से अब एक बात बताइए, हमारा राइट हैंड कौन सा है, अब पपलू का राइट हैंड सेम है, आप भी देख रहे हैं तो आपका भी राइट हैंड सेम होगा, ठीक है। तो हम जो इस कर्व को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फेस कर रहे हैं, तो पपलू का जो राइट हैंड है वो हमारा भी राइट हैंड है, और पपलू का जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा भी लेफ्ट हैंड है, ओके। तो अब देखिए पपलू के सेंटर से ये, अब ये चीज़ सिंपल आपको याद रखवाने के लिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सा एक इजी सा एग्जांपल के बेसिस में आपको ये पूरा कर्व याद हो जाएगा, ठीक है। और आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा थ्योरी का, ये आप खुद से बना सकते हो।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेंटर से आ रहा है, ये सबसे पहला अपना कर्व था, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब मेरे पास दूसरे कलर की पेन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। अब क्या है, डॉटेड लाइंस में मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो नई डिमांड आ रही है D1 कर दे रहा हूँ, तो इसकी वजह से अपना क्या है, एक नया कर्व तैयार हो रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा बेटर समझ में आ रही होगी। तो पपलू के राइट में शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड, ओके, ये हमारा राइट हैंड है। तो सेंटर से जो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसको राइट वर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये अपना इस टॉपिक का दूसरा नाम है, ठीक है। शिफ्ट में राइटवर्ड शिफ्ट, ओके। अच्छा, सेम अपना क्या होगा, अगर ये सेंटर में था, ठीक है, पहले से अगर अपना जो डिमांड था, ठीक है, अब क्या होगा, ड्यू टू एनी रीजन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में इनकम हो सकता है कम गए, तो अपना सेम प्राइस पे अपना डिमांड भी कम जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स सस्ते हो गए, तो अपना जो प्रोडक्ट, अब सब्स्टिट्यूट, ये एग्जांपल आप देख लो, बिस्लेरी और किनले, ठीक है। पहले 10 का था, अब क्या, बिस्लेरी तो 10 का मिल रहा है, किनले 9 का हो गया, तो अपना कस्टमर उधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, सेम प्राइस पे डिमांड अपने कम जाएंगे क्योंकि कस्टमर उस तरफ शिफ्ट हो गए। सेम होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री में, अगर मान लो बिस्किट महंगे हो गए तो क्या होगा, भाई हम कम खाएंगे तो प्याज भी कम लगेगी, तो पानी के भी नीड कम जाएंगे। अब अपना डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के थ्योरी में अगर पहले जो एडल्ट डायपर्स जो बिक रहे थे, तो क्या हुआ, वो एडल्ट्स के पॉपुलेशन में गिरावट आ गई, तो गिरावट आएंगे तो प्राइसेस तो सेम रहेगी लेकिन डिमांड ऑफ दैट विल डिक्रीज। तो ये क्या हुआ, ये शिफ्ट इस तरफ आ गए, ठीक है। तो फिर से एक पपलू बनाते हैं नीचे, पपलू का लेफ्ट और राइट, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, तो ये हुआ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, इस टॉपिक्स के हम लोग जो नाम रख रहे हैं, तो क्या हम लोग क्या नामकरण समारोह में है? हाँ सर, आज नामकरण समारोह होगा। आज देखिए हम लोग पढ़ तो रहे 2 टॉपिक, लेकिन आज 4 नाम सीखेंगे। पहले 2 तो सीख लिए, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो नामकरण में अब दूसरा नाम किसका आता है? इस राइटवर्ड शिफ्ट को एक और नाम से बोला जाता है, क्या बताइए? हालांकि यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सारे नोट्स आपको इतने कॉपी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पपलू को याद रखना, आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आपको ये सारे नोट्स बनाए क्योंकि बुक्स में तो ऑलरेडी है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये पपलू को सेंटर में याद रखना। एग्जाम में हो सकता है बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को अगर याद रखोगे ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि लेफ्ट कौन सा, लेफ्ट और शिफ्ट कौन सा, राइट और शिफ्ट, क्योंकि एग्जाम में देखिए, एग्जाम में अलग सा पैनिक होता है, और उस सिचुएशन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या जा रहा है और राइटवर्ड शिफ्ट में क्या जा रहा है। तो ये आपका एक सबसे इजी मेथड है मिस्टर पपलू, ठीक है। ये कैरेक्टर हमेशा याद रखिएगा, मैंने भी याद रखा था, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। तो हालांकि इसमें अपना डिमांड इंक्रीज हो रहा है, फिर से टॉपिक पे आते हैं, ये डिमांड जो इंक्रीज हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट जो हो रहा है, तो इसके वजह से इंक्रीज इन डिमांड, तो दूसरा नाम हो गया राइटवर्ड शिफ्ट का इंक्रीज इन डिमांड। इस केस में हाँ सर, उल्टा एग्जैक्टली, यहाँ पे होगा डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज की तरफ आ रहा है। सेम आ गया मूवमेंट का। अब मूवमेंट में क्या हुआ, मूवमेंट में अब एक सिंपल सा एग्जांपल अपने देखते हैं।
अब ये सारे चीज़ भूल जाते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, ये क्या है, वो क्या है, ये सारे चीज़ भूल जाओ। ठीक है, एक सिंपल सा चीज़ याद करो, डिमांड में सबसे पहला कौन सा ग्राफ पड़ा था? प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, है ना। तो डिमांड में सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने? प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, या प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, ये आपने पढ़ा था। अब इस सिचुएशन में अपने सेम चीज को अप्लाई करेंगे, ये अपना पहले का डिमांड का फंडा इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले जो प्राइसेस थे उस पे जो डिमांड, अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहले जो प्राइस P0 और यहाँ पे P1, ठीक है, प्राइस अगर डिक्रीज करे तो डिमांड इसके वजह से इंक्रीज हो जाएंगे, D0 D1, ठीक है, ये डिमांड इंक्रीज प्राइस डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कर्व तैयार हो रहा है। तो एक चीज देखिए, ये अपना सेंटर पॉइंट था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेंटर पॉइंट से अपना ये जो है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना। तो नीचे की तरफ जब मूव कर रहा है, ओके, मैं रिकॉर्डिंग बार चेक कर रहा हूँ कि एरर ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंटर से जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में आप देखिए यहाँ पे चीज क्या बढ़े, यहाँ पे डिमांड बढ़ा। ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन, क्योंकि ये डिमांड एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, अच्छा, सेम अपने अगर इस चीज को मान के चलो, आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है और इसके वजह से डिमांड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैं एक ही ग्राफ में आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको भी मैं एक ग्राफ में दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले ये वाला कंप्लीट हो जाए। अब इस चीज में यहाँ क्या हुआ, अब फिर से अगर सेंटर से पकड़ेंगे तो क्या होगा, P2 D2, तो इस सेंटर से देखा जाए तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, पहले से डिमांड कम जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, सिकुड़ रहे, कम रहे, पहले से जो डिमांड थे वो कम रहे। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से एक क्लियर डायग्राम के साथ आपको एक चीज को दिखा देता हूँ, वेट। यहाँ तक तो आपको क्लियर था, जब डिमांड एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंशन इन डिमांड हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट में पहले जितना अपना प्राइस था, ठीक है, P0 D0, अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, प्राइस इंक्रीज की वजह से डिमांड कम गए। ओके, इस केस में क्या हुआ कि अपना डिमांड कम गया, क्वांटिटी डिमांडेड पहले से कम गया, D1, यहाँ पे D2 कर देता हूँ तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो क्या हुआ, पहले जो सेंटर में अपना पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको बोलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां से ये एरो अपवर्ड की तरफ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।
सर कितना नाम रखोगे, आज क्या नामकरण समारोह चल रहा है? बिल्कुल, आज नामकरण समारोह चल रहा है। अभी इसका एक और नाम हम लोग लेके आएंगे, जैसे उसका हम लोग ने किया था, एक बार रिवाइंड कीजिए, क्या था वो? शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, शिफ्ट में। और उसके दूसरे नाम क्या थे? राइटवर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? जब इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? जब डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा नाम आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो रहा है, यहाँ पे डिमांड अपने कम रहे। और इसमें क्या हो रहा है? एक्सटेंशन इन डिमांड हो रहा है, यहाँ पे डिमांड अपना बढ़ रहा है। तो नाम क्या होगा? यहाँ पे भी नाम पकड़ते हैं, ठीक है। तो हालांकि अच्छा, आप एक एग्जांपल में उसमें पपलू बताया था, इसमें भी एक एग्जांपल बताऊंगा जो आपको याद रहेगा। आप लोगों ने सीढ़ी तो चढ़ते होंगे, सीढ़ी चढ़ने वक्त रेलिंग्स जो रहते हैं सीढ़ी के साइड में, ठीक है, उसको पकड़ के चढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड फ्लोर से आपको जाना है थर्ड फ्लोर, ठीक है। सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाओगे तो ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो वो हुआ अपवर्ड मूवमेंट। तो ये देखिए, ये सेकेंड फ्लोर पे है बंदा और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हुआ अपवर्ड मूवमेंट along the demand curve, क्लियर। अब सेकेंड फ्लोर पे आप रहते हो, वहां से आपको आना है फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको, हाँ वही होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि आप लोग डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्ट के केस में पपलू जी को याद रखना राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, और मूवमेंट जब भी है तो सेकेंड फ्लोर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आपको, और कुछ भी नहीं याद रखना है। उसी से आपको कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, उसी से आपको एक्सटेंशन भी आ जाएगा। ग्राफ को अच्छे से समझ लेना। अच्छा, अब मैं कंबाइंड ग्राफ दोनों के एक साथ करके दिखा देता हूँ, ये वीडियो का लास्ट हो जाएगा वैसे। तो क्या होगा, जैसे कि अभी तो मैंने अलग अलग बताया, बट बहुत बार आपके बुक्स में, आपके टेक्स्ट बुक्स में जो भी हो, आपके अलग अलग नहीं एक साथ रहते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। अब ऐसा नहीं है, हर बुक का एक अलग कंसेप्ट से वो लोग तैयार करता है, ठीक है। हो सकता है हमारा पढ़ाने के स्टाइल या हमारे ग्राफ में आपके बुक से थोड़ा बहुत डिफर कर रहा होगा, लेकिन ये नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या बुक गलत है, ठीक है। हो सकता है उसमें मटेरियल दूसरे हैं, बट आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। गूगल से बड़ा नॉलेजेबल और कोई नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है। तो ये अपना सेंटर पॉइंट रहा मूवमेंट में, P0 D0। अब मार्किंग्स देखना, ठीक है, ये जो है ये मार्किंग्स देखना, क्योंकि ग्राफ आपके अगर कोई भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स आपके अगर ग्राफ उसमें है, तो थ्योरी पे वो उतना आपका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। जितना आप ग्राफ एफिशिएंटली बना दोगे ना, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको परफेक्शन आना ज़रूरी है। कौन चीज़ कहाँ बैठना है, ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे प्राइस लिखोगे, यहाँ पे डिमांड लिखोगे, ठीक है। एक कर्व बना दिए, कर्व को नाम दे दो ए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अगर प्राइस डिक्रीज किए P1, तो यहाँ पे D1, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप D1 ही लिखो, आप D2 भी लिख सकते हो, जो भी लिखना आपको सिमिलैरिटी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल के टीचर ने यहाँ पे D2 क्यों लिखवाया, ये एक्चुअल में नेमिंग है, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग थ्योरी में जो लिखेंगे तो इसको नेमिंग करना होता है, हम लोग को बताना होता है कि इस पॉइंट पे P1 D1 पे इंटरसेक्ट करके। अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू आप लोग कमेंट में बता देना कि अगर आपको थ्योरी लिखने का भी बताना है तो कुछ आइडिया मैं बता सकता हूँ, तो कैसे ये इस सब को यूटिलाइज किया जाएगा, अगर आपको इसकी नीड होगी तो मैं वो भी कर दूंगा। तो P1 D1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B,
फिर P2 यहाँ से अगर अराइज करते हैं तो यहाँ पे आ गया D2 C। ये मूवमेंट अलोंग हो गया, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब शिफ्ट के केसेस में क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट, ठीक है, P यहाँ पे D0, पहले का कर्व ये ए नहीं करता हूँ क्योंकि उसके साथ वो मैचअप कर देगा, अच्छा कर देता हूँ, A B C D2 D1, ओके। यहाँ पे सेंटर पे आ गए पपलू से, ठीक, ये लेफ्ट ये राइट, ये बाबा इतना लंबा हाथ, कानून के हाथ है। तो यहाँ पे अपना हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, देख लीजिए।